आज मैं इत्र नगरी कन्नौज में मौजूद हूं और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिरवा में रैली होनी है। प्रधानमंत्री का भाषण जैसे ही शुरू होगा वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण का प्रचार थम रहा है, लेकिन हिजाब और ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे पर लगातार शोर जारी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में 3 फरवरी को प्रचार से लौटते समय ओवैसी पर फायरिंग का मुद्दा भी खूब उछाला जा रहा है। हिजाब से लेकर हमले तक क्या कह रहे हैं एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी, और हिजाब को लेकर ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कैसे किया है वार, सुनिए असुद्दीन ओवैसी को। सर, किस तरह का आपको जो जनता का प्यार है या आवाम की जो मोहब्बतें हैं वो मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ, और मैं तो ज़िंदगी भर का उनका मखरूज़ हो चुका हूँ कि इतनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा जा रहा है। तो यकीनन ये हमारी पार्टी की एक मजबूती की निशानी भी है, क्योंकि जब लोग अपने दिल से चाहते हैं, और ख़ास तौर से महिलाओं में, जब हम पैदल दौरा कर रहे थे किठौर में, मेरठ में, सिवाल खास में, तो जो उन्होंने हमको अपनी मोहब्बत से नवाजा वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। उत्तर प्रदेश में आपकी जान लेने की कोशिश की गई, गोलियां चली आपके काफिले पर, ऊपर वाले ने आपको बचा लिया। उत्तर प्रदेश में जान भी बच गई। गोली नहीं, जालिम लोग तो गोली चलाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं थी और अल्लाह ने उस वक्त तय नहीं किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम ना सिर्फ में बल्कि हमारे पूरे साथी उनको कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि अगली सरकार बनने पर भाजपा की उत्तराखंड के लिए कॉमन सिविल कोड होगा, कोई किसी धर्म जाति का हो, सबके लिए एक समान कानून होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात सुनिए, उनको लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। लॉ कमीशन ने खुद कह दिया कि भारत देश में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते। और दूसरी बात यह है कि हमको ये बता दें कि दया भागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को अपनाएंगे, वो खुल के बताएं कि दया भागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को अप्लाई करेंगे। तीसरा, वो ये भी बता दें कि जो टैक्स रिबेट मिलता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, वो दूसरे मजहब वालों को देंगे नहीं देंगे। हाँ, तो चौथी चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और भी हैं। एक ये है कि शराब पर पाबंदी पूरी, एक ये है कि पूरी दौलत भारत में सबको इक्वल दिया जाए। आप इस पर गौर नहीं कर रहे हैं, आप इस पर गौर कर रहे हैं, तो कपड़ों पर गौर कर रही है, मतलब भाजपा जैसे कर्नाटक में हिजाब का तो संविधान नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, उसमें जाइए। संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत कुछ है, उसमें एक और भी है कि टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। आप साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट की कहाँ बात कर रहे हैं? तो ये आपकी संविधान से अगर मोहब्बत है तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी देखिए आप पूरा। फिलहाल तो आज जो अभी क्या है, अभी जमीन उनके पैर से खिसक रही है, वो पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, जमीन पर उतर रहे हैं, तो अचानक उनको ये ख्याल आ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश जो है वो शरीयत से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। जो बुरखा विवाद है उसको जानते नहीं है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है हमको, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है हमको। तुम जानते ही नहीं है बाबा को अगर कोई ज्ञान दे दे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब अम्बेडकर बनाए हुए संविधान में ही ये चीजें हमको सहूलत दी गई हैं, आप देखना चाहिए आपको। आप देखते ही नहीं है, कोई बोलता भी नहीं है बाबा को कि भाई बाबा ऐसा मत बुला करो। आप एक बहुत बड़े देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस तरह अनाप शनाप गलत सलत नहीं बोलना चाहिए उनको। क्या लगता है कितनी सीटें एमआईएम इस बार ले पाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये ऐसा सवाल है कि कोई भी सियासतदान सही जवाब नहीं देता आपको, कोई भी, आपको पता होगा। हाँ, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि पहले से बनिस्बत हमारा बेहतर परफॉर्मेंस होगा,
और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जितने संगठन पर काम हुआ है, हमारे प्रत्याशियों ने मेहनत की है इंशाअल्लाह ताला, और उत्तर प्रदेश की जनता पहले से ज़्यादा हमको अपने वोट से, अपने दुआओं से, आशीर्वाद से नवाजेगी। हमले के बाद भी आप एक मिनट को रुके नहीं, आप लगातार मैदान में हैं, सुरक्षा भी नहीं ले रहे, हालांकि गृह मंत्रालय ने आपके लिए फोर्स भेज दिया, सुरक्षा आपके पीछे पीछे घूम रही है। मेरा मानना यह है कि मेरी सुरक्षा से ज़्यादा भारत के गरीब, मजलूम महिलाओं को, दलित मुसलमान को सुरक्षा की ज़रूरत है। एक ओवैसी की सुरक्षा से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जो चुनाव में है, चुनाव में तो फिरना पड़ेगा ना, हम कैसे बैठ जाएंगे, ये तो लगा हुआ है। अब हमारी मुक़द्दर के फ़ैसले तो कोई जालिम तय नहीं करता, वो तो खालिक तय करेगा ज़मीन और आसमान का। तो हमारा काम मेहनत करना है, करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सब चीज़ खतरात तो लगे हुए हैं। केंद्र सरकार ने जो सुरक्षाकर्मी भेजे हैं वो लगातार आपकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं, आपके पीछे पीछे दौड़ रही है उनकी गाड़ी है, अभी भी आए हुए हैं। हम यही कह रहे हैं कि हमको अब ये दर्जे का शहरी बनाइए। आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से आपने जो एक आइडियोलॉजी फॉलो की, उससे आज आपने हमको जेड कैटेगरी का सिटीज़न बना दिया। ए कैटेगरी का सिटीज़न बनाइए, शहरी बनाइए, उसमें ही वही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। ए कैटेगरी का सिटीजन तो आप हैं ही, भारत के बड़े राजनेता हैं, सरकार ये चाहती है, आप पूरे देश में घूमते हैं, आपको पार्लियामेंट में आप लगातार हैं। अगर एक बच्ची को कॉलेज जाने से रोका जा रहा है पढ़ने के लिए, 30-30 लड़के उसको घेर लेते हैं, उसको असाइनमेंट सबमिट करने नहीं देते, उसके करीब आकर डराते हैं, और बच्चियां स्कूल में जाना चाहती हैं, अब उनको रोक रहे हैं। काशगंज में वो बच्चे को पुलिस कस्टडी में फांसी देकर मार दिया जाता है। 22 लोगों को CAA प्रोटेस्ट में गोली मारकर उनकी जान ली जाती है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। ये क्या हो रहा है फिर बताइए आप? मेरी सुरक्षा की बात क्यों होगी इसमें इन लोगों की सुरक्षा की बात होनी चाहिए। चाहने वाले भी ये चाहते हैं कि आपके साथ जो गृह मंत्रालय ने फोर्स भेजा आप उसे एक्सेप्ट कर लें। वो सब छोड़ दीजिए। मेरा असदुद्दीन ओवैसी का मानना ये है कि देश के गरीब, मजलूम और जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको सुरक्षा देंगे आप, तो मुझे भी सुरक्षा मिलेगी। आप मुझे पिंजरे में डालकर उन लोगों को क्या करेंगे फिर आप? ये तो नहीं हो सकता ना। आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में या कहीं भी मतलब हर आदमी के लिए कानून अपना बराबर काम करे, कानून व्यवस्था ऐसी हो कि कोई कहीं भी निकल जाए, किसी पर हमला ना हो, लूट ना हो, डकैती ना हो, ये चाहते हैं ना पूरा? ये तो जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि पूरे माफिया जेल में चले गए, ये किस माफिया के दामाद थे जो हम पर गोलियां चलाए 4-4 राउंड? कुछ राजनीतिक कनेक्शन हो सकता है। हम तो यही कह रहे हैं कि वो 2 लोग नहीं थे, उसकी सही तहकीकात करनी चाहिए। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी की सेंट्रल की सरकार अगर इंसाफ करना चाहेगी तो उनको सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि इन लड़कों ने जो गोली चलाई है रेडिकलाइज कैसे हुए, क्यों इनको रेडिकलाइज किया, क्यों वो उस टेररिज्म के रास्ते पर चले गए, वो क्यों संविधान पर भरोसा नहीं है, गोली पर भरोसा है उनको। वैसे जो फोटो वायरल हुए भाजपा नेताओं के साथ उन्हें देखा गया, क्या लगता है आपको? कि मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन पूरी डीप होनी चाहिए। इनका रेडिकलाइजेशन ऐसे लोगों का, कई ऐसे लोगों का हो चुका है। कौन उनको रेडिकलाइज करा रहा है, कौन उनको कह रहा है कि गोली मारो, कौन उनसे कह रहा है कि नफरत फैलाओ, ये बात मालूम करना ये दोनों सरकार की जिम्मेदारी। अगर नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल नुकसान बीजेपी को लॉन्ग रन में यकीनन होगा। देखना आप, देश को तो हो ही रहा है, पॉलिटिकली इनको भी होगा। हम यही अपील करेंगे कि आप हम हमारे हक में वोट दीजिए, हमारे पार्टी के प्रत्याशियों के और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवारों को वोट दीजिए, और हम आपके दरमियान में रहेंगे हमेशा। इस चुनाव में आप रहे हैं, ऐसे 24 में भी रहेंगे लगातार MIM? 24 क्यों, अब हर चुनाव में 22 अक्टूबर नवंबर में भी तो आएगा इलेक्शन है, फिर 23 में भी रहेंगे, 24, जब तक जिंदगी, सुनिए, जब तक जिंदा अल्लाह रखेगा आपको तंग करते रहेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सोच समझकर उनको बयान देना चाहिए, सोच समझकर उनको बोलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय कन्नौज में मौजूद हूं। कन्नौज वो जगह जहां पर समाजवादी पार्टी को अपना गढ़ बचाने की जद्दोजहद लड़नी पड़ रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार भी है कन्नौज को, अब से कुछ देर बाद वो रैली को संबोधित करेंगे, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और हम आपको याद दिला दें कि शाम को
6 बजे से 8 बजे तक डिबेट का डबल डोज देखना ना भूलें मेरे और रोमाना इसार खान के साथ। राहुल बजाज का निधन हो गया है। 83 साल उनकी उम्र थी। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और आज उन्होंने अंतिम सांस मुंबई में ली। मृत्युंजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, राहुल बजाज का जाने माने उद्योगपति, बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन, एक बड़ी क्षति उद्योग जगत के लिए। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए, भारत के उद्योग इंडस्ट्री के लिए, क्षेत्र के लिए। आपको बता दें कि आज सुबह शनिवार के दिन मुंबई के नजदीक पुणे शहर में उनका निधन हुआ। परिवार के कुछ सदस्य पुणे मुंबई में मौजूद हैं। पुणे में आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 83 साल उनकी उम्र थी और जो जानकारी मिल पा रही है कि कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे और घर पर ही थे, अपने परिजनों के बीच ही थे, लेकिन आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। 83 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। उद्योग जगत में काफी दुख छाया हुआ है और अपनी जो संवेदनाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, खास करके व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मृत्युंजय मेरे साथ और सुनील अलग उद्योगपति हैं, वो भी हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। सुनील अलग जी, राहुल बजाज का जाना उद्योग जगत के लिए कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं? अब देखिए, एक ही वो माने गिने लोग में हैं जो अपने मन में जो भी था वो बोलते थे, चाहे जो भी पावर में हो चाहे ना हो, चाहे पॉलिटिकल पावर में हो या ना हो, वो हमेशा अपने मन की बात करते थे। और इसलिए बहुत ही कम लोग हैं जो इतने निडर होके, बिल्कुल मैं कहता हूँ लीडर नहीं बट निडर होके जो भी मन में कहना था वो कह देते थे। और उनका जाना तो सब मिस करेंगे, मैं भी मिस करूंगा पर्सनली। मैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनके पास ही जाता था और वो जो भी सलाह भी देते थे वो अपना ये भी देते थे कि भैया आपके बारे में सोच के। तो जो गए वो हमेशा मिस करेंगे हम उनको। सुनील अलग जी, ऐसी कोई याद जो आप हमारे साथ बांटना चाहें राहुल बजाज से जुड़ी हुई? अब देखिए, मैं कौन से याद में अभी फोन आया था आपका, तो मैं अभी सीखा हूँ कि अभी मैंने लर्न किया है कि भाई वो अब नहीं रहे। लेकिन जब भी मैं दिल्ली में मिलता था उनको या बॉम्बे में मिलता था, हमेशा वो कहते थे हमेशा कि देखिए अभी ये करना है वो करना है, हमेशा करते रहते थे। और वो कभी चूके नहीं थे कि भाई मुझे जो कुछ करना है वो करते रहते थे। अब उनके बेटे कंपनी को वापस ही नंबर 1 लेके चले गए हैं ना, वो तो हमेशा जब वो विड्रॉ करते थे हमारे साथ। बिल्कुल, मैं मृत्युंजय का रुख करना चाहूंगी और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील अलग जी, आपका हमारे साथ समय निकाला आपने बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि राहुल बजाज ने 83 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे राहुल बजाज। 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। उधर उत्तराखंड और गोवा में भी हर राजनीतिक दल ने अपना पूरा दम लगा रखा है, क्योंकि आज शाम चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद 14 फरवरी को मतदान। आज उत्तराखंड के सहसपुर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा इस रैली में, सुन लेते हैं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड की जब रचना होती थी, इसके लिए आंदोलन होता था, उस वक्त ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या हो। आज आपके सामने जब कांग्रेस के नेता वोट मांगने आए तो देवभूमि के वासियों ये जरूर पूछना कि रामपुर तिराहा पर हमारे बच्चों पर गोली किसने चलाई थी। यही कांग्रेस और उनके साथी सपा बसपा थे जो देवभूमि को बनने नहीं देते थे, उत्तराखंड को बनने नहीं देते। अटल जी ने बड़ा साहस कर जरा भी विवाद के बगैर उत्तराखंड की रचना करी और आज अपना उत्तराखंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देश के बीच में विद्यमान है। उत्तराखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने किया और उत्तराखंड को संभालने का काम हमारे अभी के प्रधानमंत्री। कन्नौज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली शुरू हो चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में
भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद से भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्र के भी सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। कन्नौज की आबो हवा में इत्र की खुशबू तो होती ही है, लेकिन साथ साथ यहां के लोगों के परिश्रम की सुगंध भी होती है। आप लोगों का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो, निरंतर विकास हो, हर व्यापारी कारोबारी का बिजनेस और बढ़े, इसी कामना के साथ मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, जहां जहां बीजेपी के पक्ष में मुझे वहां कार्यक्रमों के लिए जाना हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अभूतपूर्व लहर मैंने देखी है। अभी मैं उत्तराखंड से आ रहा हूं, जो मिजाज उत्तराखंड मैंने देखा है, जो उत्साह और उमंग मैंने उत्तराखंड में देखा है, भाइयों बहनों, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में पहले से ज्यादा कैसे सीटें प्राप्त करे, ये जैसे जनता ने मन बना लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आज भाजपा का कार्यकर्ता जितनी मेहनत कर रहा है, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश के, गोवा के, उत्तराखंड के, पंजाब के, मणिपुर के, वहां के मतदाता जी जान से जुटे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं कन्नौज की धरती से उत्तराखंड के लोगों को, गोवा के लोगों को फिर एक बार कहूंगा कि 14 फरवरी को अधिक से अधिक मतदान करके रिकॉर्ड बनाएं। और साथियों, मैं आपसे एक बात कहूंगा, यूपी में लड़ाई इस बात की नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। और पहले चरण के चुनाव ने ये पक्का कर दिया है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। बस अब मुकाबला इस बात का है कि बीजेपी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, वो पहले से कितनी ज्यादा सीटें लेकर के बनेगी, इसका मुकाबला चल रहा है। और इस मुकाबले में भी आगे निकलना है। इसलिए भाजपा समर्थकों के लिए भी एक एक वोट की अहमियत है।
योगी जी आज फ्रंट फुट पर जो मोर्चा संभाले हैं, तो उसके पीछे भी आपके एक एक वोट की ताकत है, आपके समर्थन की ताकत है। हमें मिलकर इस ताकत को और बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, पहले चरण के मतदान ने एक और बात साफ की है। 2 दिन से गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट देंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। ये एकजुटता दंगावाद से मुक्ति के पक्ष में है। ये एकजुटता कानून व्यवस्था के पक्ष में है। ये एकजुटता महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के पक्ष में है। यूपी के जिन क्षेत्रों में आगे के चरणों का चुनाव है, वहां के लोगों को भी मैं कहूंगा, इसी तरह एकजुट रहना है। अपना वोट जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बंटने नहीं देना है। साथियों, विकास के लिए, रोजगार के लिए, निवेश के लिए शांति का माहौल सबसे पहली शर्त है। इसलिए उत्तर प्रदेश आज कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रहा है। यूपी का सामान्य से सामान्य मतदाता भी समझ रहा है कि दंगाइयों और गुंडे बदमाशों के इलाज की दवा सिर्फ और सिर्फ भाजपा के सरकार के ही पास है। मुझे याद है, एक समय था जब गुजरात में भी ऐसी ही स्थिति थी। कांग्रेस के बरसों के शासन ने वहां ऐसी स्थितियां बना दी थी कि न व्यापार कारोबार फलता फूलता था, न लोग सुरक्षित महसूस करते थे, और हर साल अनेक दंगे होते थे। हर बार खबरें आती थी, वहां दंगा हो गया, वहां दंगा हो गया। वहां पर हर वर्ष जगन्नाथ जी पुरी में जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है ना, वैसे अहमदाबाद में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। और अनुभव यह है, पिछले बीजेपी सरकार आने से पहले 10 साल में 7 साल ऐसे जाते थे कि कोई न कोई दंगा हो जाता था। इतना ही नहीं, पतंग जगाने में दंगा, रास्ते पर आते जाते दंगा, यानी हर साल हर छोटी मोटी बात पे दंगे होते थे। और दंगों की वजह से कर्फ्यू लगता था, संपत्ति जलती थी,
हत्याएं होना तो आम बात हो गई थी। लोगों को मोहल्ले के मोहल्ले खाली करके भागना पड़ता था और इसके बाद खाली मकानों को सस्ते में खरीदकर उस इलाके की पहचान भी बदल ली जाती थी। इसी प्रकार के दुष्चक्र में गुजरात लंबे अरसे तक फंसा हुआ था। गुजरात के लोगों ने जब बीजेपी को मौका दिया तो स्थितियां बदलना शुरू हो गई। हमने सबसे बड़ी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को दी, कानून के राज को दी। इसी का नतीजा है कि पिछले 2 दशकों से गुजरात में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। अब वहां हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग अपने विकास, गुजरात के विकास, देश के विकास में जुटे हुए हैं। और आप देखिए, सभी के प्रयासों से गुजरात भी किस तरह विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कन्नौज के मेरे भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमें शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? कानून का राज चाहिए कि नहीं चाहिए? दंगों से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? माफियाशाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेटियों को सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? व्यापारी सुख शांति से व्यापार करे, ऐसी स्थिति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये काम भाजपा सरकार ही कर सकती है, योगी जी की सरकार ही कर सकती है। उधर साथियों, देखिए, जगह कम है, लोग ज्यादा है, आप वहीं रहिए प्लीज, आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आप वहीं रहिए, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर भैया। ये आपका प्यार ही है जो मुझे दिन रात काम करने के लिए दौड़ाता रहता है। आपके प्यार को 100 सलाम। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भी हमें कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी ने जिस प्रकार दंगों को रोका है, हमें उसे स्थायी स्वरूप देना है। दोबारा ऐसी हरकतों को उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देना है। भाइयों और बहनों, सिर्फ विकास की बातें करने से विश्वास नहीं आता, लेकिन जब नीयत साफ होती है, मेहनत दिन रात होती है, जनता के सुख दुख की चिंता होती है, तभी सामान्य मानवी के मन में विश्वास पैदा होता है। लेकिन जिनकी राजनीतिक बुनियाद अपराध, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर टिकी हो, वो कभी सुधर नहीं सकते। आप देखिए, कैसे कैसे उम्मीदवारों को इन लोगों ने टिकट दिया है। इनके ज्यादातर उम्मीदवार हिस्ट्री सीटर हैं और उनकी तो हालत ऐसी है, कई लोग तो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों,
लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए पूरे विश्व में एक बात कही जाती है, लंबे अरसे से कही जाती है और कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। हमारे देश की गैर परिवारवादी पार्टियों ने लोकतंत्र की इस भावना को ही बदल दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।